वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे कि नवाज़ शरीफ जो हैं जब वतन वापस लौटेंगे तो उनका बयानिया इस दफ़ा आम इंतखाबात से पहले क्या होगा, आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया लेकर जाएगी, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है नून लीग से, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ नून लीगी रहनुमा एजाज़ आलम साहब मौजूद हैं। एजाज़ साहब, एक और ये चीज़ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? क्यों ये तासुर उनमें बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त तासुर पीपल्स पार्टी में पाया जा रहा है कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून की तरफ से ना दी जाए पीपल्स पार्टी को। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग मांग रही है, जबकि आपको पता है कि सिंध की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका पाकिस्तान नून लीग से क्या लेना देना। और दूसरी बात है कि ये आप पॉलिटिकल पार्टियों से तो ये मुतालबा ना करें, आप कोई इलेक्शन कमीशन से। और मैं नहीं समझता कि ये इस तरह का बयान इस वक्त पे, जो हालांकि देखें जब कोalition गवर्नमेंट थी तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर जो है वो बेहतर तरीके से अपने मामला चलाए हैं। तो ऐसे बयान से मैं नहीं समझता कि फ्यूचर में कोई बेहतर जो है चीज़ें हो बिल्कुल सकती। ठीक। वकास गौरी साहब, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी अगर 21 अक्टूबर को होती है या डेट आगे पीछे भी होती है, 10 लाख बंदा हम एक्सपेक्ट करें? पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब अभी आ जाएं तो वो भी एक अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि लग ये रहा है कि कोई तारीख जो है वो आगे पीछे हो जाएगी। और अगर 10 लाख मुझे बंदे की लगता है बात पीछे नहीं होगी, आगे ही होगी। आगे, हाँ, आगे ही होगी। और अगर 10 लाख बंदों की बात करें तो जब ये टारगेट दिया गया मुस्लिम लीग नून के उस मुशावरती इजलास में, तो उसी वक्त जो वहाँ पर लीगी रहनुमा मौजूद थे उन्होंने सर झुका लिए और ना के जो है इशारे एक दूसरे को शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई है, बिजली के बिल, बेरोज़गारी और अशियाए खुरोनोश, उनकी कीमतें आसमानों पर हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि हम तो क्योंकि जब मैं जिस मीटिंग में था वो फैसलाबाद का वो वफ़द था जिसमें मैं मिक्स होके बैठा हुआ था। तो वो तो मुझे भी रहनुमाई समझ के, वो उनका कोई ओहदेदार समझ के बात कर रहे थे कि ये भी कोई लाहौर का उनको नहीं ओहदेदार पता होगा। लगा कि आप हाँ, तो वो एक बात कर सहाफ़ी मतलब है बैठे हुए हैं हाँ, उनके वो आप साथ। कह बड़ी खुफिया रिपोर्टिंग कर रहे हाँ, थे। कभी-कभी कर लेते हैं जी खुफिया रिपोर्ट। वो कह रहे थे कि हम हल्के में नहीं जा पा रहे। अवाम का गम और गुस्सा जो है वो इस अवाम जो वक्त पीक है, पर है। ये एजाज आलम साहब भी शायद इस बात की तस्दीक करें कि आजकल मुश्किल हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसका बिल 50,000 आया है, आप उसको मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के जो वो बरक़ात हैं उनसे किस तरह आगाह कर सकते हैं। जो बंदा अपना बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर रहा, जो अपनी ज्वेलरी बेच के बिल देने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों के पास खाने के नहीं है, आप उसको कहिए मियाद नारे लानवा से आ जाओ, मीनारे पाकिस्तान हम्म चलिए, मुल्तान से, यानी आपको सरगोदा लग से, रहा है कि गुजरांवाला से। लोग जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में, उनसे एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो इस्तकबाल के लिए जमा होंगे, क्योंकि लोगों में ऑलरेडी महंगाई को लेकर या मौशी सूरत हाल को लेकर एक बहुत गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। क्विकली बताइएगा बयानिया क्या होगा, जल्दी बताइएगा, वक्त नहीं है हमारे दरअसल मुस्लिम लीग नून जो है उसमें अभी बयानिया जो है, शहबाज शरीफ साहब इसलिए लंदन गए हैं कि वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए में कुछ नरमी की उनसे दरख्वास्त करें, क्योंकि सिचुएशन को बैलेंस भी करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, और अगर मियां नवाज शरीफ आकर इस सख्त बयानिए के साथ आते हैं तो ये मुक़्तदर हलकों को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो अभी तक जो नून लीग का बयानिया है वो यही है, उसमें सख्ती है। लेकिन इस दौरे के बाद जो आज मीटिंग होनी है उसके बाद ये फाइनल होगा कि आगे कुछ नरमी नज़र आती है या सख्ती पे काम बिल्कुल करते ठीक है। आप ज़रा क्विकली बता दें, कोई कोई बयानिया है मुस्लिम लीग नून के पास? देखिए जी, 2018 में तो वोट को इज्जत दो बयानिया था ना। हाँ जी, देखें जी, बात यह है कि इस वक्त जो सबसे अहम बात है कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इस वक्त मुल्क में महंगाई और लोग भी परेशान हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं वो ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि अभी जो मरीम नवाज साहबा ने जो बड़े बड़े जो कन्वेंशंस कर रही हैं उसमें लोगों का जोश व खरोश भी देखने वाला है। बयानिया। लेकिन बयानिया उनका डेफिनेटली सबसे पहली बात है कि वो इस वक्त लोग परेशान और महंगाई में पिसे हुए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए
कोशिश बिल्कुल करेंगे। ठीक हो गया, लेकिन बज़ाहिर अभी हमें कोई बयानिया नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया एजाज़ आलम साहब, वकास गौरी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स इस वक्त अगर हम मुल्क में सूरत हाल देखें, सो पंजाब की अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें, सो पंजाब में चीनी मज़ीद महंगी होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया था कि 28 सितंबर तक जो क्रशिंग है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। 28 सितंबर से क्रशिंग सीज़न का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर हो सकती है, और अगर ताख़ीर हुई तो चीनी जो है वो 250-240 रुपए तक भी मार्केट में शायद अवेलेबल हो। सो इस पर भी अभी हम बात करेंगे कि असल वजूहात क्या है, क्रशिंग सीज़न जो है वो क्यों ताख़ीर से शुरू हो सकता है, बहरान की जो हम सूरत हाल देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो इस वक्त चीनी जो है लाहौर में परचून की दुकानों पे वो 160-165 के करीब मिल रही है। फिर लाहौर और मुख्तलिफ जो गिरदो नवाह में जो जितने भी इलाके हैं, सो वहाँ से कुछ जगहों से ये भी इतलात आ रही है कि चीनी इस वक्त 200 या इससे अबव की भी मिल जाए तो बड़ी बात है। तो इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ सदर करियाना एसोसिएशन लाहौर हाफिज़ आरिफ गुजर साहब शो में मौजूद हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब सबसे पहले तो ये कि एक वजह अगर चीनी महंगी मज़ीद होती है तो ये खदशा है कि क्रशिंग सीज़न ताख़ीर का शिकार होगा, यही वजह है या पसे पर्दा इसके रीजंस कुछ और भी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। इसके पसे पर्दा बिल्कुल हकायक और हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 95 इनको कास्ट करती थी, जो वज़ीर सेक्रेटरी खुराक हैं, जिनको उड़ा दिया गया माफिया ने। तो इन्होंने कहा था उस वक़्त कि हमें 110 से 115 रुपए पड़ती है, ठीक है? वो डिसाइड नहीं हो सका अदालतों की वजह से, और 95 वाली चीनी 190 रुपए में सेल हुई। ये कोई मैकेनिज्म हमारा नहीं था, और सबसे ज़्यादा हेल्प की चीनी माफिया की अदालतों ने। ये बहुत बड़ी खराबी। और उसके बाद 1 मंथ का स्टे मिलने के बाद बदकिस्मती से 15 दिन का फिर मजीद स्टे उनको मिल गया, जिसकी वजह से दूसरे मुल्क में ब्लैक चीनी हमारी चला गई तकरीबन 5 से 7 लाख टन। ये बहुत बड़ी खेप थी जो चीनी की बाहर गई। और उसके बाद इन्होंने ये काम किया कि सीएम साहब एक सोशल आदमी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा समझा अवाम के लिए, लेकिन शाहूकार हमेशा अवाम का दुश्मन तो रहा है, अवाम के लिए कभी भी उन्होंने काम नहीं किया। उसने ये काम किया कि 140 रुपए किलो चीनी ले ली यूटिलिटी स्टोर के लिए, और उसके बाद उन्होंने रेट ओपन कर दिया कि हमें नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर अदालतों ने स्टे दे दिया कि आप इनको रेट डिसाइड करने का आप इनके ऊपर हक नहीं रखते। और उसके बाद इन्होंने कहा सीएम के साथ कि हमारी जो क्रशिंग है वो 28 अक्टूबर को हम शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर बड़ी जल्दी करेंगे तो 14 से 15 नवंबर को करेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी क्रशिंग इस दफ़ा 28 नवंबर पे चला जाएगी, 1 मंथ का लेट। और जो जिसको खोट कहते हैं ना, जो शॉर्टेज, वो जारी कर देंगे तकरीबन 10 से 15 दिन की। तो हमारे लिए 1 दिन या 2 दिन की जो शॉर्टेज है वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। जो अच्छा, जब 15 ये दिन अगर आप की ये जो कह रहे हैं कि ये बिजली जो है वो 10-15 दिन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, और फिर जब मिलेगी तो किस नर्ख पर मिलेगी, कितनी मजीद महंगी हो सकती है बिजली? मार्केट में आवाज़ है उसकी कि 200 से 220 रुपए पर केजी होगी। और ये है कि दूसरी जो सट्टेबाजी हो रही है, जिसको ब्लेंडू कहते हैं, कि वो आपस में डीलर जो कम रेट हो चुके हुए हैं, वो सिर्फ उनको सहारा देने के लिए डीलर को वो खुद खरीद रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि उनको पता है कि अक्टूबर को इन्होंने क्रशिंग नहीं करनी, और नवंबर में वही चीनी 200 प्लस कर देगी, तकरीबन अच्छा 18 अच्छा, लाख से एक ऊपर और चला चीज़ जाएगी। मैं आरिफ साहब आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनके खिलाफ कार्रवाई अभी भी की जा रही है, की गई भी, और मनी एक्सचेंजेस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, स्मगलिंग भी रोकी, तो इसी तरह से चीनी माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन तो जारी था। सो अभी क्या ये क्रैकडाउन का क्या स्टेटस है, और क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है? जी, ये इसका बेहतरीन हल है कि आपके पास जितना स्टॉक है, आप उसको इसमें होता है कि
जितना आपके पास स्टॉक है आपने वो लिखवाना होता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, वो क्लियर करना होता है। ये तो सिंपल है कि आपके पास कितनी चीनी है आप उसको डिक्लेयर कर दें। जो डिक्लेयर चीनी होती है वो नहीं पकड़ी जाती। हालांकि पंजाब में ये गैर कानूनी काम किया कि जो डिक्लेयर चीनी थी इन्होंने वो भी पकड़ के ना हरासमेंट फैलाई, वो खराबी है। तो चीनी को कंट्रोल करना सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि आपके पास 100 बैग है या 500 बैग है, आप उसको डिक्लेयर करें ताकि इंतजामिया के पास ये रिकॉर्ड हो कि हमें बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हाफिज़ आरिफ गुज्जर साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स अगर हम इस वक्त पाकिस्तान में देखें तो 10 लाख से ज़्यादा बच्चे समाज से महरूम हैं, और ये जो 10 लाख बच्चे हैं सिर्फ इसमें से महज 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि उनके मुताबिक एनवायरनमेंट हो जहाँ वो जाकर पढ़ सकें। यानी कि आप सोचें कि 10 लाख में से सिर्फ 50,000 बच्चे जो हैं जो समाज से महरूम हैं वो स्कूल्स में जाके या उनके जो स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और इतना बड़ा खला है जिसको पुर करने के लिए ऑब्वियसली कोई यहाँ पर खातिर ख्वाह इंतज़ामात या इक़दामात नहीं, लेकिन जिनके ये बच्चे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को कैसे ग्रो करते हैं। बट अदर देन दिस हर साल 19 सितंबर से 25 सितंबर तक क़ुव्वत समाज से महरूम अफराद का आलमी हफ्ता पूरा वीक ये जो है मनाया जाता है, और 23 सितंबर जो है वो इशारों की ज़ुबान का आलमी दिन होता है। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो क़ुव्वत समाज से महरूम लोग हैं उनकी डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं या उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके लिए मज़ीद क्या किया जाना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौसर और फ़ाल शहरी इस माशरे का बनाया जा सके। इस हफ़्ते को बेसिकली मनाने का ये मकसद होता है, और आज हम इसी पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है बिनिश खान जो कि पाकिस्तान साइन लैंग्वेज टीम लीड हैं, और इनके साथ अनम रफ़ीक जो कि टीचर एड मौजूद हैं। अनम जो हैं वो सुन नहीं सकती, लेकिन हमारे साथ जो बिनिश मौजूद हैं ये उनको साइंस में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताएंगे, और फिर हम इस तरीके से अनम से गुफ्तगू कर रहे होंगे। सो आई वेलकम बोथ ऑफ़ यू इन माई शो, स्टार्टिंग फ्रॉम यू बिनिश। आज का जो दिन है और स्पेशली ये पूरा हफ़्ता ही मनाया जाता है कि जो क़ुव्वत समाज से महरूम लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स को देखा जाए और उनको हाईलाइट किया जाए। सो पर्पस क्या है, और आप सब लोग, बिकॉज़ आपका ताल्लुक़ हमज़ा फाउंडेशन से है जो डायरेक्टली इस तरह के बच्चों के साथ या इंडिविजुअल के साथ डील करता है, सो आप हमज़ा फाउंडेशन में किस तरह से ये पूरा वीक जो है वो सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, हमज़ा फाउंडेशन में महरूम समात बच्चों के लिए 1988 से काम कर रहे हैं। मैं हमज़ा फाउंडेशन के बारे में अगर पहले आपको बता दूं, 1988 से महरूम समात बच्चों की एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो ये अवेयरनेस वीक है इसमें बच्चों को चूँकि वैसे तो हम सारा साल ही इन बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं और उनको एजुकेट किया जाता है, लेकिन इस वीक को इनके साथ मिलकर ख़ास तौर पे मनाया जाता है ताकि ये लोग अकेले ना फ़ील करें और इसमें उनको एम्पावर किया जाए, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए। जैसे साइन लैंग्वेज भी इसमें आ जाती है, तो साइन लैंग्वेज को मनाने का मकसद यही है कि ताकि दुनिया को पता चल सके जो महरूम समात अफराद हैं वो साइन लैंग्वेज के ज़रिए बात कर सकते हैं, और ये उनके लिए कम्युनिकेशन टूल है, उनकी मदर टंग है और इसके साथ बातचीत करना बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक। अनम से मैं यहाँ पर एक और ये चीज़ जानना चाहूँगी, आप उनसे ऑब्वियसली कम्युनिकेट करेंगी कि इसको मनाने की अहमियत कितनी है, ये जो पूरा हफ्ता मनाया जाता है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? नहीं नहीं, पूरी दुनिया में हाँ, जो डेफ मना रहे हैं क्योंकि कह रही हैं कि वो डेफ़ लोगों को, हम लोग डेफ़ मेंबर्स जो हैं वो सब नॉर्मल के इक्वल हैं, और इसको मनाने का पर्पस भी यही है कि हम लोग सब नॉर्मल हेयरिंग पीपल के साथ जो है इक्वली काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैं अनम से ये पूछना चाहूँगी कि इनको अपनी ज़िंदगी में क्या कभी कोई चैलेंजेस फ़ील हुए? ठीक है, इनको प्रॉपर हुकूक मिलने चाहिए या इनको इक्वल समझना चाहिए, लेकिन कभी ये कहीं गई हो या इस तरह तो कोई ना कोई मसला वगैरह हुआ हो या चैलेंजेस दरपेश आए हो अपना? हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है जो लोग हैं उनको लगता है कि शायद हम लोग डर रहे हैं, खौफज़दा हैं, लेकिन नहीं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। डेफ़ लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा पावर दी है कि वो किसी भी चीज़ को फ़ेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपने ये साइन लैंग्वेज सीखी तो ये कितना मुश्किल है सीखना, या
आपको कितना वक्त लगा इसको लर्न करने में? अच्छा, साइन लैंग्वेज मैंने हमज़ा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ही सीखी और मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें आपके इंटरेस्ट होना, आपका फोकस होना इस पे बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे कहीं भी किसी मुल्क में हम जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज को हम लोग इसलिए सीखते हैं कि हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह डेफ़ कम्युनिटी के साथ बातचीत करने के लिए उनकी मदर टंग को, उनकी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ज़्यादा अरसा नहीं लगा, कितना टाइम लगा? क्योंकि हम लोग इसमें ये कि हम डेली बेसिस पे अपने स्टाफ को भी इसी तरह से ट्रेन करते हैं। तो एक मुकम्मल लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल है कि 3 से 4 माह में आप लोग पूरी कंप्लीट सीख लेते हैं। और फिर चूँकि आप डेफ़ कम्युनिटी के साथ काम करते हैं तो डेली बेसिस पे जब आप इनके साथ काम करते हैं तो वोकैबलरी आपकी इन्हेंस होती चली जाती है, आपको मज़ीद साइंस सीखने का मौका मिलता रहता है और वो आपकी वोकैबलरी में जो है वो एक आपका जो है वोकैबलरी लेकिन बैंक आपको बनता लगता जाता है है। कि यानी कि देखें, अब आप लोग तो एक फाउंडेशन के साथ हैं और आपने यहाँ पर आके ये लैंग्वेज सीखी, लेकिन इस तरह से जब ये लोग जो होते हैं, जो डेफ लोग जो बेसिकली होते हैं, जब ये कम्युनिटी में मूव करते हैं, सो लोग, हर किसी को तो नहीं ये साइन लैंग्वेज आती, तो इनको अपनी बात समझाने में शायद वक्त लग सकता है। और अगर कभी ऐसा हो कि अगले को नहीं आती, सो फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए ये अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते हैं? देखिए, जिन लोगों को साइन लैंग्वेज नहीं आती और जब उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है तो ये लिख कर बात कर लेते हैं, मोबाइल पे मैसेज टेक्स्ट के ज़रिए जो है वो ये बात अपनी कम्युनिकेट कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत साइन जो कि एक्सप्रेशन के ज़रिए अगर जो समझा सकें उस बात को भी ये मतलब आगे कन्वे कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी इस कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म करने के लिए, इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए हमज़ा फाउंडेशन ने जो एक अपना एक 2013 से ये हदफ स्टार्ट किया और उसमें साइन लैंग्वेज की स्टैंडर्डाइजेशन पे और उसकी अवेयरनेस पे काम करना शुरू किया। उसमें हम लोग ना सिर्फ पेरेंट्स को, स्पेशल एजुकेशन के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, टीचर्स को सिखाई जाती है। और अब हम पंजाब पुलिस, जैसे पंजाब पुलिस है, रेस्क्यू 1112 है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, इन प्रोफेशनल्स को भी हम लोग जो है वो साइन लैंग्वेज इसलिए सिखा रहे हैं कि जब डेफ़ कम्युनिटी इनकी कस्टमर डेस्क पे अगर जाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़रूरत तो पड़ती रहती है इनको भी, तो जब उनके साथ इनका इंटरेक्शन हो तो बेसिक साइन लैंग्वेज सबको आना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल ताकि वो डेफ़ कम्युनिटी के साथ इजीली बात कर अच्छा, सकें। एक मैं चाहूँगी कि आप अनम से पूछें, बिकॉज शी कैन नॉट एक्चुअली लिसन, और वो सुन नहीं सकती तो वो बोल भी नहीं सकती, बट क्या कभी ये चीज़ें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए या इस तरह के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम बनी है कि जॉब्स हासिल करने में मुश्किलात हुई हों? अच्छा, वो कह रही हैं कि जैसे डेफ़ मेंबर्स जो है, डेफ़ कम्युनिटी जब जॉब के लिए जाती है तो उनको वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए नहीं सिर्फ दी जाती कि कोई साइन लैंग्वेज के ज़रिए कोई भी बात नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि तमाम नॉर्मल हेयरिंग पीपल जो हैं वो साइन लैंग्वेज ज़रूर सीख लें, इतनी कि बेसिक जो है वो आती हो और वो डेफ़ कम्युनिटी के साथ बात कर सकें। लेकिन हमें जॉब जो है वो इसीलिए नहीं दी जाती हैं कि हम लोग बात नहीं कर सकते। और मैंने मतलब लाहौर में ही मैंने एक दो ऐसे पॉइंट्स ऐसे देखे जिनको आप कह लें कि बहुत बड़ी फ़ास्ट फूड की फ्रेंचाइज़ थी, तो वहाँ पर जो डेफ़ लोग हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई और अभी भी आपको वहाँ पर ये मिलेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में इस तरह के लोगों के साथ बड़ा आपका कंपैशनेट, बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है, मोहब्बत से भरा ऐसे ही रवैया है। होना चाहिए और आपको उनको ये फ़ील नहीं करवाना चाहिए कि आपको उनकी कोई बात नहीं बात समझ आ रही या इस तरह, यानी उनका आपको मोराल, उनका कॉन्फिडेंस अप करना एग्जैक्टली। चाहिए। बट बहरहाल क्विकली बताइएगा, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, पाकिस्तान में मज़ीद इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनको जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम सबको मिलकर क्या करने की ज़रूरत है? क्विकली। सबसे पहले तो हमें तमाम नॉर्मल हेयरिंग पीपल को साइन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है ताकि हम लोग कहीं पे भी इनके साथ जब हमारा इंटरेक्शन हो हम इनके साथ बात कर सकें। और इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जैसे कि हमज़ा फाउंडेशन इस हवाले से जो है वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ना सिर्फ एजुकेट कर रहा है, इनको इनके कैरियर में भी इनको हेल्प आउट की जा रही है। तो जॉब, ये हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ इस वजह से ना देना कि ये सिर्फ बातचीत नहीं कर सकते, वो गलत है। हमें इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम, ये भी माशरे का हिस्सा हैं और नॉर्मल हेयरिंग पीपल के इक्वल काम करते और हैं। इन लोगों के लिए भी ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एग्जैक्टली लाजमी होनी होनी चाहिए। चाहिए ताकि ये एक मौसर अंदाज में फाल शहरी बन के इस माशरे का ज़िंदगी जो है वो अपनी एक गुजार सकें। बहुत शुक्रिया, बिनिश खान हमारे साथ मौजूद थी। अनम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट से जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं शाहजेब वहीद। इन्होंने फ़िनलैंड की काजानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस इसमें स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो स्कॉलरशिप थी उसको कंप्लीट किया। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि ये तकरीबन 3.5 साल का ये बैचलर प्रोग्राम था जिसको इन्होंने तकरीबन 1.5 ईयर में इसको कंप्लीट किया, सो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो इसके लिए इन्होंने अपना टाइम कैसे मैनेज किया और मोटिवेशन क्या थी, आगे क्या करना चाहते हैं, हमारे साथ पाकिस्तानी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शाहजेब वहीद इस वक्त शो में मौजूद है। शाहजेब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब कोर्स का ड्यूरेशन ही 3.5 साल 3.5 ईयर्स था, सो आपने इसको 1.5 ईयर में कैसे कंप्लीट कर लिया? बेसिकली फ़िनलैंड के अंदर ये सिस्टम अलाउ करता है हमें कि हम एक्स्ट्रा कोर्सेज उठा सकते हैं। वहाँ पे भी सेमेस्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन साथ साथ स्टडी प्लान हमारा बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करना चाहें तो हमें यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। पाकिस्तान में तो एक रूल है कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो आप उसको 3.5 साल में भी नहीं कर सकते, और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स उठाना है तो उसके लिए बहुत आपको अप्रूवल्स और बहुत कुछ करना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रटा सिस्टम नहीं है, प्रैक्टिकल स्टडीज़ हैं। तो प्रैक्टिकल स्टडीज़ के अंदर वो अलाउ करते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हैं तो स्ट्रेस वहाँ पे है नहीं, एग्ज़ाम सिस्टम वहाँ पे है नहीं, असाइनमेंट बेस्ड है, ग्रुप स्टडीज़ हैं बेसिकली, और प्रैक्टिकल आपने बेसिकली डिलिवरेबल देने अपने। तो मेरी बिज़नेस की स्टडीज़ थी और बिज़नेस में ऑलरेडी इस्टेब्लिश करके बैठा हुआ था, तो उसी को इम्प्लीमेंट करना मेरे लिए को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो यही वजह थी कि उसको 1.5 साल में करना मेरे लिए पॉसिबल रहा। अच्छा, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी? स्टार्टिंग के अंदर जब मैं यहाँ से किया तो उस वक्त 50% स्कॉलरशिप मुझे ग्रांट हुई थी, लेकिन वहाँ पे जाके फुली फंडेड हो गई थी। बिल्कुल ठीक, उधर जाके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आपको मिल गई थी। अच्छा, ये आपके दिमाग में क्या सोच थी कि अगर मैं इसको इतने कम ड्यूरेशन में 1.5 ईयर में अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करूँगा तो फिर मैं आगे क्या कर सकूँगा, या सिर्फ आपने ख़ुद को ये चैलेंज दिया कि मैंने इतने कम टाइम में इसको कंप्लीट करना है और बस आपने कर लिया? सोच क्या थी इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने के पीछे? सोच बेसिकली 2 थी। एक तो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना था मुझे, दूसरा बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, उसके बगैर मैं मास्टर्स में एंटर नहीं हो सकता था। तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा थी कि अगर मुझे टाइम, क्योंकि आगे मैंने पीएचडी तक जाना है, तो अगर मैं 2 साल वहाँ पे भी लगाता, उसके बाद फिर 2 साल वेट करके फिर मास्टर्स में 2 साल लगाता, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होना था मेरे लिए। तो मुझे एक था कि चलो अपना वहाँ से 2 साल बचा के 2 साल वर्क एक्सपीरियंस लेके फिर आगे 2 साल मास्टर्स में चला जाऊँ ताकि टाइम उसमें बचे। एक वो मोटिवेशन थी, दूसरा बिज़नेस की थी। मुझे बिज़नेस भी करना था, तो बिज़नेस ऑलरेडी जो कर रहा था उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना था। तो वो एक मोटिवेशन थी कि यार स्टडीज़ क्योंकि ऑलरेडी साथ-साथ चल रही थी और प्रैक्टिकल थी, तो मुझे था कि चलो बैचलर से हट के ये चल ही रहा है, साथ-साथ ये ख़त्म करूँ, उसके बाद फिर आगे बिज़नेस को भी खड़ा करूँ, उसके बाद मास्टर्स की तरफ भी जाऊँ। ये एक प्लान था जो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में था। अच्छा, एक और ये चीज़ कि आपने कहा कि आपने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना था, ऑलरेडी व्हाट यू वर डूइंग, क्या आपका बिज़नेस है उसका व्यू बताएं, और आपने इसको किस एज में स्टार्ट किया, या ये आपका फैमिली बिज़नेस है? नहीं, ये मैंने खुद ही स्टार्ट किया और मैंने बेसिकली अपनी वर्किंग लाइफ 2014 से स्टार्ट कर दी थी। वो एक अनऑफिशियल वर्क था, और लेकिन जब अपनी फर्स्ट कंपनी मैंने इस्टेब्लिश की थी ऑफिशियली, वो 2019 में की थी। जो ऑफिशियल कंपनी की थी वो 18 ईयर्स में की थी, और 2014 से जब मैं काम करता था उसको 13 ईयर्स का था। तो तब से काम कर रहा था और लोगों से डील करने का उस टाइम से काफ़ी एक्सपीरियंस भी था। फिर जब 2019 के अंदर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर्म की, और स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की वो जस्ट एक मोबाइल के ऊपर जो एसएमएस मार्केटिंग आती है, इस टाइप की सर्विसेज, ऐसे ऐसे एक्सपेंड करके इसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड वेब डेवलपमेंट एजेंसी वगैरह की तरफ लेके गया। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक पाकरिफन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि एक फ़िलहाल स्टूडेंट्स के लिए एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। टीम मेरी स्टेलबी के साथ दे रही है, और लेकिन एक प्रोडक्ट जो निकाला वो पाकरिफन निकाला उसी के अंडर अम्ब्रेला के अंदर, और इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ आगे बिज़नेस मॉडल्स के अंदर, प्लस गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर, ताकि जो दोनों कंट्रीज़ के जो फ़िनलैंड के और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सकें, चाहे गवर्नमेंट लेवल के हों, चाहे एक आम बंदे के लिहाज से अच्छा, हों। एक और ये चीज़ है कि क्योंकि आपने वक्त से पहले अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना था, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी थी, तो इसके लिए आपने 1.5 साल यानी 3.5 साल में अगर आप एक चीज़ करें तो ऑब्वियसली फिर आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ता। जब आपने 1.5 साल में की तो फिर आपको स्टडी टाइम भी अपना एक्सपैंड करना पड़ा होगा ना, तो वो चीज़ें आपने कैसे मैनेज की? रोज़ाना आप कितने घंटे पढ़ते थे? रोज़ाना तकरीबन आप कह लें कि रोज़ ही पढ़ता था। 4 दिन मैं बगैर सोए सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर ही मेन फोकस होता था। असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा पेंडिंग होती थी, तो सारी इसको करना, और
खाने के अंदर मेरा टाइम अपना बचाता था। लाइक फ्रोज़न आइटम्स लेके आता था, घर पे कुछ नहीं बनाता था। फ्रोज़न आइटम माइक्रोवेव के अंदर 2 मिनट में गर्म किए, 10 मिनट के अंदर वाइंड अप तो करके। लेकिन आप मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे, अपसेट नहीं होते थे कि क्या इतना स्ट्रेस, हुँ, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें स्पेयर टाइम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी तो चाहिए होती है। अब हुँ, अगर आप सारा वक्त पढ़ते रहें हुँ। सो ये तो आपको थोड़ा सा मेंटली मतलब आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी कर देगा ना। जी, बिल्कुल करता होता है, और बहुत सारे फेजेज़ ऐसे आते थे कि इस टाइम बहुत बहुत लाइक डिप्रेशन टाइप फ़ील होता था। लेकिन इस टाइम एक मोटिवेशन थी कि यार कर लूँगा, आगे टाइम बच जाएगा तो आगे आराम ही करूँगा। तो अगर एक चीज़ एस्टेब्लिश हो सकती है वक़्त से पहले, तो अगर आज 5 साल में अपने इम्प्लीमेंट कर देता हूँ 1.5 साल डिग्री के और बाकी वर्किंग लाइफ़ के अंदर, तो आगे मुझे नज़र आ रहा है कि अगले मेरे 20 साल सिक्योर हैं। हुँ। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आज आप थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त में हैं, तो कल को आसान ही है। तो यही एक मोटिवेशन थी जो अ, आज अगर थोड़ा-सा स्ट्रेस नज़र आ रहा था, मैं कहा आज ज़्यादा ले लो, कल आराम तो कर सकूँगा। अच्छा, आपको टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया, आपको हुँ। आपके पेरेंट्स ने, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? टीचर्स तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। उनको अगर लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं और आप उनको मेहनत करके दिखा रहे हैं, तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट हुँ। देंगे। मुझे उन्होंने इवन कि ओवर टाइम के अंदर एक्स्ट्रा समझाया, कुछ मेरे क्वेश्चन्स होते थे उसका रिप्लाई करते थे। इवन ईमेल्स के ऊपर मैं या टीम्स के ऊपर मैं उनको रात को 8 बजे मीटिंग कर रहा होता था, जो कि उनका टाइम नहीं है। 4 बजे ऑफ कर देते थे। उसके बावजूद वो मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे ईमेल का रिप्लाई करते थे टाइमली। तो पता था ये बच्चा कुछ कर रहा है। अच्छा, आपको वहाँ से एप्रिसिएशन मिली जब आपने साढ़े 3 साल का हुँ, कोर्स जो था उसको 1.5 साल में कंप्लीट किया, हुँ, तो आपको कोई एप्रिसिएशन मिली अपने वहाँ टीचर्स की जानिब से? फैमिली हुँ। की क्या फैमिली के क्या जज़्बात थे? टीचर्स की जानिब से तो बिल्कुल मिली थी, और बल्कि टीचर्स ने इवन कि अभी इसी सेमेस्टर के अंदर आगे नवंबर या दिसंबर के अंदर मुझे दोबारा से यूनिवर्सिटी भी बुला रहे हैं कुछ लेक्चर वगैरह वगैरह के लिए। और इवन कि जो अभी नई सेरेमनी आ रही है इनकी ग्रेजुएशन, उसके अंदर भी मेरी स्पीच है। तो कुछ टीचर्स ने अपनी तरफ से समझा कि बच्चा काबिल है, तो उन्होंने इनवाइट किया, और लेक्चर एक बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और में देना। फैमिली के क्या जज़्बात से? जल्दी से बताइएगा, वक़्त फैमिली ख़त्म हो रहा है। फैमिली तो बहुत खुश थी इस मामले में, तो और वो चाहती यही थी कि अच्छा बच्चा कर रहा है तो। अच्छा, और अब अभी जो जितने भी हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हम्म, देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बस मेहनत करते जाएँ। अगर आपको कोशिश है बाहर जाने की, तो उसके अंदर कंसल्टेंट के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखें, गूगल पे देखें, कंसल्टेंट के पीछे ना भागें, और थोड़ी-सी मेहनत खुद करें। हर चीज़ अवेलेबल है गूगल के ऊपर या चैटजीपीटी के ऊपर। बिल्कुल ठीक। और एक और ये चीज़ कि आपको 47 के करीब सर्टिफ़िकेट्स मिले हैं, जी। वो किस सिलसिले में मिले हैं? कितने अरसे में मिले हैं? किन अचीवमेंट्स की बुनियाद पर मिले हैं? 47 सर्टिफिकेट जो मैंने स्टार्ट किए थे तकरीबन कोई 2017 से स्टार्ट किए थे, और लाइक 2020 के अंदर ऑलमोस्ट कोई 40 प्लस थे। और वो मोटिवेशन ये थी कि मुझे था कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ सीखना है। वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड भी हैं, उसके अंदर एसईओ के रिलेटेड भी हैं, डेवलपमेंट के रिलेटेड भी हैं। वो बेसिकली मेरी एक्स्ट्रा ही थी कि मुझे था कि यार चलो डिग्री नहीं करा, मीनवाइल कुछ सर्टिफिकेशन ही कर लूँ। तो वो एक सीखने की एक नॉलेज थी, सीखने का एक वो था, और वो सीखते ही सीखते यानी कि इंसान अच्छा में निकला। अगर सीखने की विल हो, लगन हो, तमन्ना हो, तो वो फिर बहुत बड़े-बड़े काम भी कर लेता है। और फिर ऑब्वियसली जो लोग आज अपना ये मोमेंट जो है इसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो फिर कल बेटर फ्यूचर और उसके पर्क्स उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शाज़ेब वहीद, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।